घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों के लिए। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकाल कर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछ लिया कि कोई परेशानी है आपको? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम भी एक्टिवेट नहीं होगी, थोड़ी देर में हो जाएगी। होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिसके नाम से सिम उठाई गई है उसका पता पूछा जाएगा, वो बता देना। लड़की थोड़ी परेशान हुई। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा फ़ोन यूज़ कर लीजिएगा। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके मैं कोशिश करती हूँ। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मैं हाँ मेरा घर है। तो मैं उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी ट्रेन को पकड़ना है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि किस कैद में थी ये अलर्ट सी लड़की। बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर एक लड़की होती है। जहाँ घर वाले कहें शादी करने को तो वहीं कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं भाग चुकी हूँ। मुझे ताजुब हुआ, मगर छिपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेले भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नहीं है? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरे प्रश्न ख़त्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक वो ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई और बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो, एक दो गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातनी लड़की थी वो थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगी। उसने मुझे टॉफ़ी दी जैसे बच्चे देते हैं क्लास में। आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए उसे बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 18 की। मतलब भागकर शादी करने की उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे पहले बहुत से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 32 साल है, यानी 15 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। जब मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई और बोली, बोल, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना। घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और वही मैं कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी लेकर कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई,
ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी के 9 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन पर। बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रोल पंप कंपनी में काम करता था। बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा क्यों छोड़ दी। मैंने कहा बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खराब हो रहा था, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी मेरे लिए घाटे का सौदा था। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ। मैंने कहा काफ़ी टेक्निकल मामलों से होकर गुजरना पड़ता है। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखने के लिए मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने कहा वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त। उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। क्यों, लड़की ने पूछा। मैंने कहा रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज करवाई। उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। प्रिया ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम प्रिया है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही पर मैंने मना किया। उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे परिवार की इज्जत खराब हो जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही होती है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़कियों के आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नज़रिया गलत है लेकिन सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा करूं। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसके माँ बाप भी मेरे माँ बाप ही हैं, चाहे फिर शादी हो या ना हो। वो सोच में पड़ गई। लेकिन मेरे बारे में और आपकी शादी कैसे हुई। मैंने बताया कि प्रिया की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। प्रिया और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आई उन लोगों ने डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। डिमांड? कैसी डिमांड? दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो, बल्कि ऐसे लालची लोगों में प्रिया कभी खुश नहीं रहती, ना उनका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। काम की बात यहाँ है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट पिया। मैंने भी लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे और माता पिता दोनों की सहमति वो सबसे सही है।
बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फ़ैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता। तभी उसने पूछा, क्या है इसका अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम सब कुछ छोड़कर चली आई। ये सच्चा इश्क है, तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। लेकिन तुम्हारा लवर उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ भाग रही हो, बल्कि होशियारी कर रहा है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदल पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं करता। वो कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, उसे इश्क में उसकी पहचान मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम कैश था। जो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो शामिल शातिर होता तो कैसे मजनू ना बन पाता। फरहाद ने अपनी नहर निकाली और उसी में उसका लहू बहा। वो इश्क था, कोई फ़कीर कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। और हासिल करने का नाम इश्क नहीं होता। इश्क समर्पण को कहते हैं, जिसे इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन समर्पण हासिल करने के लिए था। इस तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा है, एक तरह की स्टंटबाजी है। कुछ अलग करने का फितूर है और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ नहीं है, किसी अतीत में टहलने निकल गई। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मेरा दिमाग उसकी तरफ था। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली और कहाँ पहुँच गई, उसके मोबाइल पर मैसेज बजा। सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकालकर फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। उसे नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है, माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता।